इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भूमिका द्विवेदी से की गई ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। सभी सुनने वालों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जानी मानी साहित्यकार भूमिका द्विवेदी। उम्र से कहा जाए तो काफी छोटी हैं, लेकिन साहित्य क्षेत्र में अगर उनका आकलन किया जाए तो उनका कद बहुत बड़ा है। तो भूमिका जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार जी। सादर नमस्ते। बहुत खुश हूँ आज आप लोगों से जुड़कर, क्योंकि बचपन से रेडियो से जुड़ी हुई हूँ। आज सीधे बात कर रही हूँ, मुखातिब हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो आपके लेखन के सफर के बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं और आपकी कहानियों का जिक्र करना चाहते हैं। पहले हमें बताइए कि लिखना आपने कैसे शुरू किया, कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी आपकी पहली कहानी? अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ये बताना उसे अच्छा लगेगा कि कहाँ से उसने शुरुआत की थी। बिल्कुल। ऐसा है कि देखिए, लिखती तो बचपन से थी, तो प्रकाशन में, अखबारों में और हमारी स्कूल और कॉलेजेस की मैगजीन में ये तो पहले काफी समय से बचपन से छप रहे थे, पर वो बाल साहित्य में ही जाता था ज्यादातर। जी जी। और आर्टिकल्स वगैरह अगर छापा है, मैं जब 12th में थी कई बार आया है, तो भी कहानी का स्वरूप नहीं बना था। कहानी मैंने पहली लिखी जो थी वो थी रेड लाइट वर्सेस रेड लाइट एरिया। जी जी। और जो पहली प्रकाशित हुई थी वो थी काला गुलाब। जी। तो ऐसा हो जाता है कई बार। ने प्रकाशित कहाँ हुई थी सबसे पहले? ये सन 2013-19 मई को हुई थी। एक साप्ताहिक साहित्यिक परिशिष्ट निकालता है, उसमें चुना था उस कहानी को। एक लव स्टोरी थी बेसिकली। जी जी जी। तो ये जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे श्रोताओं को भी जानकारी मिली कि किस तरह से आपके लेखन के सफर की शुरुआत की। बचपन में कविताएं भी लिखती थी, क्योंकि अमूमन सुनते हैं कि साहित्यकारों ने कविताओं से ही अपने सफर की शुरुआत की। आप बताइए। जी बिल्कुल, कविताएं मैंने बचपन में खूब सारी लिखी। वो बच्चों वाली भी लिखी, बड़ों वाली भी लिखी और प्रकाशित भी होती रही यहाँ वहाँ। एक बार तो एक इत्तेफाक की बात है, मैं बताऊंगी कि एक पत्रकार है, बहुत सीनियर थे तब वो हमारे, तो ये एक इंटरव्यू करने आए थे। तब मैं छोटी थी, मेरे समझ से मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। जी जी। उस वक्त पेंटिंग कर रही थी, तो पेंटिंग बड़ी अच्छी 2 मेरी सेलेक्ट हो गई थी वही इलाहाबाद संग्रहालय में। इलाहाबाद से हूँ बेसिकली, तो वहाँ चुन ली गई थी। तो उसका वो साक्षात्कार लेने आए थे, क्योंकि वो कवर कर रहे थे वो पूरी प्रदर्शनी जो लगाई गई थी महिला चित्रकारों पे। तो वहाँ मैं सबसे छोटी लड़की थी, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स और पढ़ाने वाली टीचर्स, कला से संबंधित सारी थी। लेकिन मेरी पेंटिंग काफी बड़े साइज की थी और उसमें काफी मायने निकल रहे थे। एक का टाइटल मैंने दिया हुआ था पेंटिंग में अवसान, और एक का दिया था इन सर्च ऑफ लाइफ। तो ये 2 पेंटिंग मेरी उन लोगों ने चुन ली थी। तो ये जो साक्षात्कार लेने आए पत्रकार साहब, तो इन्होंने पूछा कि आप और क्या करती हैं? तो मैंने ऑब्वियसली बताया, भाई मैं लिखती हूँ और ये है। अन्य अभिरुचियों में उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि कोई अच्छी सी पत्रिका निकालने जा रहा हूँ, तो आप कोई कविता हमें लिख कर दे दीजिए। तो मैंने एक कविता लिखी थी 9th में, तो वो उन्होंने फ्रंट पेज पर उसे बहुत हाईलाइट करके प्रकाशित किया कि देखिए हमने इनको 1 दिन का समय दिया। तो कविता वहाँ थी। 3 संग्रह हैं तैयार, देखिए कहीं ना कहीं प्रकाशित जब होंगे तो आ जाएंगे। देखिएगा, आप पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कोशिश हमारी रही और कितनी सही हुई, कितनी गलत है। हम इंतजार करेंगे आपके काव्य संग्रह का भी। बहरहाल अभी तो हम चर्चा करना चाहते हैं आपके कहानी संग्रह बोहनी के लिए आपको मिला युवा ज्ञानपीठ। तो वो कैसा अनुभव रहा, कैसा लम्हा था? अपनी खुशी को बांटिए हमारे साथ। ये कहानी संग्रह बोहनी है। इसका नाम हालांकि मैंने पहले कुछ और रखा था, लेकिन निर्णायक मंडल ने यहाँ पर बोहनी ज्यादा पसंद की कहानी, तो उन्होंने इस नाम से ही उसे प्रकाशित किया। तो जो निर्णायक मंडल का निर्णय होता है वही फाइनल होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो बोहनी कहानी संग्रह में 13 कहानियां हैं। छोटी हैं, बहुत बड़ी बड़े साइज की कहानियां इसमें नहीं रखी हैं।
तो मैं 13 कहानियों का जिक्र करूंगी तो आपका पूरा समय ही चला जाएगा। हमारे पाठक भी कहेंगे पढ़ने के लिए भी मैडम को छोड़ दीजिए। नहीं, बिल्कुल विस्तार से नहीं, पर संक्षिप्त में बता सकती हैं। बोहनी के बारे में तो बताइए ही कि बोहनी नाम जो है कुछ जिज्ञासा पैदा कर रहा है कि क्या है उसमें। मैं बताती हूँ। देखिए, बोहनी का तो बता देती हूँ, और इसमें जितनी भी कहानियां हैं सब महिला प्रधान कहानियां हैं। केंद्र में महिलाओं का ही संघर्ष, जी बिल्कुल, महिलाओं की ही परेशानियां, महिलाओं के ही दुख हैं इन 13 कहानियों में, ठीक है। लेकिन बोहनी कहानी स्पेशली 2 चरित्रों को लेकर लिखी गई है, जहाँ सेंट्रल 2 ही हैं। एक नीला नाम की वेश्या है और एक जारुन नाम का कारीगर है। वो लकड़ी का काम बहुत शानदार तरीके से कर लेता है। तो 2 मुख्य पात्र हैं इसमें। जारुन अपने परिवार का बताता है और उसे किसी ने धोखा दे दिया है, वो उसका जिक्र करता है। तो और भी पात्र जुड़ जाते हैं इसके साथ जी। और इधर नीला अपने परिवार का बताती है कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं किस तरीके से पाल रही हूँ वगैरह वगैरह। तो मूल रूप से ये 2 ही पात्र हैं। इसमें आप समाज देखेंगे, हमारा समाज देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ छल है, किस तरह से वहाँ धोखे हैं, किस तरह से वहाँ वफादारी है, किस तरह से ईमानदारी है, किस तरह से प्रेम है, किस तरह से दायित्व निर्वहन है। ये सब इन 2 लोगों की बातचीत है। कहानी इन्हीं दोनों की बातचीत पर पूरी खत्म होती है अंत तक। ये काफी पसंद की गई थी। ये कहानी 3-4 जगह से प्रकाशित हुई थी। तो ये कहानी काफी लोगों ने पसंद की थी, क्योंकि इसका जो अंत है वो थोड़ा सकारात्मक है और हमें आगे बढ़ने का आशा की किरण जैसा कुछ देता है, आभार। और बोहनी का ये है कि कारीगर साहब, जारुन साहब हैं, पूरे दिन 200 रुपए ही कमाते हैं। और इधर जो ये प्रोस्टिट्यूट है ये बोलती है कि मेरी तो सुबह से बोहनी भी नहीं हुई। तो वो उसे वो 200 रुपए दे देता है और हाथ भी नहीं लगाता है, सिर्फ बातचीत करता है पूरी रात। तो बहुत साफ सुथरी कहानी है। प्रोस्टिट्यूट होने से ये कहानी में कहीं आप गंदगी जलालत नहीं देखेंगे। दोनों दूर दूर बैठे हुए 2 शख्स हैं, 2 बातें करते हैं, 2 किरदार हैं, दुनिया के, हमारे समाज के 2 किरदार हैं। यही है ये कहानी। अब हम जानना चाहते हैं, आपने भी जिक्र किया और मीरा स्मृति पुरस्कार आपको मिला आसमानी चादर के लिए, जो साहित्य भंडार की प्रकाशित हुई और साहित्य भंडार इलाहाबाद से जुड़ा हुआ है। तो हमें अब पुरस्कार के बारे में भी बताइए कि कैसा लगा और इलाहाबाद की यादें भी हमसे साझा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने, ये भी आपने मेरे बहुत दिल की है, क्योंकि मैं इतने सालों से दिल्ली में हूँ। इलाहाबाद इस तरीके से मैं तड़पती हूँ कि बस मैं ही जानती हूँ। जिस तरह से ठंडक देता है ये नाम इलाहाबाद, जैसे घड़े का पानी गर्मी में मिल गया हो। क्या बात है। देखिए, मेरा जन्म ही स्थान इलाहाबाद है। बहुत बड़े बड़े मनीषियों का है वो, और मैं वहाँ की मिट्टी में पैदा हुई हूँ। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है जी। अच्छा, ये उपन्यास जो है ये इलाहाबाद को याद करते हुए कभी कभी बहुत तड़पती थी। मुझे याद है आज भी कि मेरे पिताजी कहीं बाहर शहर से वापस हमें लेकर आते थे तो कहते थे मैं कार से नहीं जाऊंगा, ड्राइवर को लौटा दिया करते थे और पैदल जाते थे। अब मैं समझती हूँ कि पापा को क्यों इतना इलाहाबाद प्यारा होगा, क्योंकि अब मैं दूर हो गई हूँ ना, तो मुझे याद आती है। जी जी। और ये नॉवेल की अगर अब मैं बात करूँ, आसमानी चादर, जी, ये मैंने JNU में लिखा था। JNU में मैं पढ़ने आई थी दिल्ली से, है ना। तो हमारे JNU का जो पठन पाठन और अध्ययन अध्यापन का माहौल था, जो हमारे टीचर्स थे, हमारा सारा वो जो इन्वायरमेंट था वो इतना बढ़िया था कि रोक लिया उसने, वरना मैं इलाहाबाद वापस भाग जाती। तो वहाँ बैठकर अपने शहर से आप दूर हैं, आपके अंदर थोड़ी तलखी है और आपके अंदर थोड़ा सा टीस है, दुख है, तो आप उसे कागज पर उतारने लगते हैं। कहते हैं ना कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घट जाता है। बिल्कुल जी जी। तो मैं कागज पर घटा रही थी वो दुख। जी जी जी। तो वो सारा माहौल JNU का, वो सारे दोस्त, वो सारे क्लास रूम पार्टनर मेरी, वो सब मिला जुला के जो इकट्ठा हुआ वही ये उपन्यास बना है बेसिकली। जी जी। और फिर उसके बाद उसमें कई सारे सैद्धांतिक चीजें भी हैं, कई सारी उसमें अनुभव हैं। तो ये उपन्यास तब लिखा था और इसे इलाहाबाद और साहित्य भंडार ने मतलब इतना बड़ा सम्मान दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं बहुत छोटी सी प्राणी हूँ और मैं तो लिखने की कोशिश कर रही हूँ, सीख रही हूँ। मेरी कलम में जो स्याही होती है वो मेरे पाठकों का दुआओं का असर होता है वो।
जी। तो उसी स्याही से मैं लिखती हूँ और ये बहुत आभारी हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे इलाहाबाद शहर और साहित्य भंडार और निर्णायक मंडल और सबसे पहले अपने पाठकों की। बिल्कुल। तो आप में लियाकत है, तभी आपको पुरस्कार मिल रहे हैं और इतनी कम उम्र में इतना सारा रच पा रही हैं। लेकिन बताइए कि बहुत छोटी उम्र में पुरस्कार पाना और पाठकों की खूब सारी तारीफें पाना, ये एक लेखक को आगे बढ़ने से रोकता है या आगे बढ़ाता है? बिल्कुल आगे बढ़ाता है और बिल्कुल भी नहीं रोकता है। अगर जो वो लिखने वाला या वो कोई भी कलाकार, न केवल लेखक की बात है ये, विस्तार से बड़े पैमाने, बड़े फलक पर अगर हम देखें तो कोई गायक गायिका भी जो छोटी उम्र में अगर बड़ा अवार्ड पा जाती हैं, वो उनकी काबिलियत होती है, तभी उन्हें मिलता होगा। जिसे सम्मान मिला हुआ है, जो कि सम्मानित व्यक्ति है, बशर्ते वो उसे संभाल ले जाए, थोड़ा सा उन आशीर्वादों को वो ये समझ कर चले कि ये हमें आशीर्वाद बल मिल रहा है, ना कि हम गर्व से फूल जाएं। इतनी समझ उन्हें डेवलप करनी होगी। मैं समझती हूँ ये भी माता पिता और संस्कार ही सिखाते हैं आपको। सही बात है। और अब इलाहाबाद की बातें बहुत सारी हुई और इलाहाबाद से जुड़ा हुआ एक बड़े साहित्यकार का नाम उपेंद्र नाथ अश्क, जो आपके श्वशुर पिताजी रहे हैं, अब नहीं है वो इस दुनिया में, लेकिन उनके बारे में कुछ कहिए, कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में। अश्क साहब को सबसे पहले तो बहुत चरण वंदना उनकी। वो बहुत बड़े नाम हैं और बहुत सम्मानित नाम है जी। और ये बिल्कुल फिर से मेरे सौभाग्य की ही बात है और निश्चित रूप से परमात्मा की ही कृपा है। वो मेरे खून के रिश्तेदार भी हो गए, हमारे पिताजी हो गए। जी, जी, मैं पिताजी ही कहती हूँ उन्हें। तो पिताजी एक ही रचना से पूरी दुनिया वाकिफ है, उसमें मैं कुछ बोलूँ, मैं इसलिए बहुत ज्यादा लायक तो नहीं हूँ, पर फिर भी उनकी जो सहजता है और उनके जो गूढ़ चरित्र जो उन्होंने बनाए हैं, जो उन्होंने अनुभूतियां बांटी हैं कागज पर रचनाओं के माध्यम से, वो बहुत विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति रहे हैं। बहुत सरल सा स्वभाव और जो जो घटनाओं को मैंने सुना है वो सारी बातें जब सुनती हूँ, जैसे कि वो एक साधारण सा झोला उठाएंगे और एकदम साधारण सा कपड़ा पहनेंगे, कोई छाम, कोई भी सजावट बहुत बड़ी नहीं, कोई आडंबर नहीं, और वो सामान लेने निकल जाएंगे किसी बहुत मामूली गृहस्थ की तरह, जबकि वो दुनिया में एक बड़ा नाम है। प्रेरणा देती है ये बातें उनकी, उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी नॉलेज, ये सब देती है प्रेरणा। अश्क जी की कौन सी रचनाएं आपने पढ़ी हैं, आपके दिल के करीब कौन सी रचनाएं रही हैं? मुझे उनके उपन्यास पसंद है और उनकी कविताएं पसंद है। दो उनके सबसे ज्यादा पॉपुलर उपन्यास हैं। वैसे उन्होंने उपन्यास इतने ज्यादा लिखे हैं, उनकी मैन्युस्क्रिप्ट हम पढ़ते हैं कभी कभार। ये मेरी सौभाग्य की बात है कि मुझे मिल जाते हैं। गिरती दीवारें उनकी मुझे बहुत पसंद है, इस पर फिल्म और सीरियल्स भी बने हैं। और शहर में घूमता आईना उनका मुझे बहुत पसंद है। एक उनका बहुत प्यारा सा नॉवेल हुआ करता था, बड़ी बड़ी आंखें, जी जी, वो भी बहुत प्यारा सा है। एक नन्ही सी लौ उनका बहुत प्यारा। एक उन्होंने कश्मीर पर लिखा था, पत्थर अल पत्थर, मेरी फेवरेट में पत्थर अल पत्थर, ये उन्होंने कश्मीर पर लिखा हुआ है। और कश्मीर पर एक मतलब वो है जो घोड़ा लेकर जाता है सवारियों को बैठाकर, जी जी जी, उस पर है वो। हाँ, तो ये मेरा बहुत प्रिय उपन्यास है उनका। अभी आपने युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भूमिका द्विवेदी से की गई ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग सुना। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इनसे मिलिए।